से आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है या इलेक्शन नज़र आ रहा है? ठीक है, अभी के मिनिस्टर कोई काम आपको नज़र आ रहा है? अभी मिनिस्टर मिस एडवेंचर हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो क्या कामयाब हो सकते हैं? इतला है कि रोक दी गई है या किसी मिनिस्टर को यहाँ तलब किया गया मशावरत के लिए? अस्सलाम वालेकुम। ख़बरों की दुनिया में क्या ख़बरें हैं, कब और कैसे सियासी मंजरनामे तब्दील होते हैं, अवाम के मसले क्या हैं, क्या उनके हल के लिए संजीदा इक़दामात हो रहे हैं। मैं हूं मुबश्शिर हसन हैदर, प्रोग्राम है रूबरू। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद अली अंजुम, सीनियर सहाफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम और कुछ ख़बरें हैं सियासत से, कुछ ख़बरें हैं अवाम से। तो जैसे आप को मालूम है कुछ बातें हो रही हैं और हाल ही में सीएम साहब ने एक प्रेस टॉक में कहा कि जो हमारी हुकूमत है न सैलाब में कहीं से आई है ना खैरात में कहीं से आई है। और साथ ही मैसम साहब जो हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, एक निजी तकरीब में उन्होंने भी कहा कि कैसे ऐवानों पर आप कब्ज़ा जमाएंगे, क्या आप लश्कर कशी करेंगे, क्या आप ख़ुदकुश हमला करेंगे। तो ये इन सब चीज़ों से आपको फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है या इलेक्शन नज़र आ रहा है? हैदर, बड़ा टेक्निकल सवाल आपने किया है और फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है कि कहीं ना कहीं इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने सीएम साहब की तकरीर का हवाला दिया, प्रेस टॉक का हवाला दिया कि हुकूमत सैलाब में नहीं आई या फिर उन्हें खैरात में हुकूमत नहीं मिली। यहाँ तक तो मैं मुत्तफ़िक़ हूँ उनकी बात से, चूँकि उनकी जो हुकूमत है आवाम से एक मैंडेट लेकर, 5 साल का मैंडेट लेकर असम्बली में आई है और उनके मैंडेट को बैक डोर किसी भी एक्टिविटी के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। ताहम एक जमहूरी अमल ज़रूर है। अगर अपोजिशन हिकमत अमली का मुज़ाहरा करती है और अगर बंदे बनाने में कामयाब होती है, नंबर गेम्स पूरी करती है, तो ये उनका जमहूरी हक़ है कि वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाएँ या फिर उसके इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इक़दामात करें, या फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात की आज कल बड़ी बाज़ गश्त है और सरगर्मियाँ भी कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं। जिस तरह अपोजिशन लीडर भी बारहा कहते रहे हैं। हफीज़ुर रहमान साहब का एक स्टेटमेंट कुछ दिन कबल जो यहाँ के मकामी जरीदे हैं उनमें उनकी शेयर सुर्खियों में हमने देखा, वफाक के ज़रिए भी इस हुकूमत को गिराया जा सकता है। ये बड़ी अलार्मिंग बात है सूबाई हुकूमत के लिए। चूँकि गवर्नेंस ऑर्डर 2009 में इस हवाले से कितनी गुंजाइश है ये तो कानूनी माहिरीन बताएंगे, लेकिन पसे पर्दा तैयारियाँ पूरी हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, नून लीग के प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वो तो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों और वफाक के साथ इंतखाबात हों। और गुज़िश्ता से पेवस्ता है, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हम ये बात कर रहे थे कि तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ थीं कि वफाक के साथ इंतखाबात होने चाहिए। और यहाँ पर अवामी सतह पर भी अगर हम रेफरेंडम कराएँ, अवामी सतह पर भी अगर हम बात करें, तो अवाम का भी यही मिला जुला रुझान है कि वफाक के साथ इंतखाबात हो, ताकि जो जेन्युइन नताइज है वो हमारे सामने आए। क्योंकि वफाक के साथ इंतखाबात ना होने की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ये सामने आती है कि वफाक कहीं ना कहीं से वफाकी पार्टियाँ जो हैं, जो एक बरसर इक़्तिदार होती हैं वफाक पर, वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर असरअंदाज होती हैं। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की बात करें, तो इस वक्त उनके पास मैंडेट है, लेकिन कुछ बंदे जो उनके पास हैं वो पक्के पीटीआई के बंदे नहीं हैं। वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़के नहीं आए, लेकिन बार पीटीआई के प्लेटफॉर्म का ज़रूर हिस्सा है और इस वक्त हुकूमत का भी हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपोजिशन हिकमत अमली से काम करती है और तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं वो मुश्तरका कोई लाएमल बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं कबल अज़ वक्त इंतखाबात के में चांसेस नज़र आ रहे हैं। और इस तरह आपने फ्रस्ट्रेशन की बात की, फ्रस्ट्रेशन में जबकि मैसम काजिम साहब की तकरीर का भी आपने हवाला दिया। आपने कहा कि उन्होंने किसी निजी महफिल में ये गुफ्तगू की। उन्होंने निजी महफिल में ये गुफ्तगू नहीं की है, बल्कि उन्होंने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए किसी एक बंदे की तरफ उन्होंने इशारा किया। और आप सब जानते हैं वो किस बंदे की तरफ इशारा कर रहे थे। उनकी काबिलियत का उन्होंने तज़किरा किया कि लोग कहते हैं बड़े काबिल हैं, बड़े फातिर हैं, बड़े फ़तीन टाइप के इंसान हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने देखा तो उनकी जहानत बिल्कुल खोखली थी, वो अंदर से खोखले थे और हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वफाक की तर्ज का कोई एडवेंचर गिलगित बल्तिस्तान में किया जाता है तो वो खामोश नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हुकूमती वज़रा की बातों से भी लग रहा है कि अपोजिशन अपनी हिकमत अमली बना रही है और पूरी तरह से जो अपोजिशन जमातें हैं वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही हैं कि वफाक के साथ इंतखाबात हो। लेकिन आपको मैं यहाँ पे आपकी बात को ज़रा काट रहा हूँ। ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम पब्लिक को सड़कों पर लेकर आएंगे,
कह रहे हैं अगर वफाक जैसा फेडरल जैसा एडवेंचर यहाँ पे होता है तो हम पब्लिक को क्या तहरीक इंसाफ पब्लिक को मोबिलाइज करके सड़कों पर ले आ सकती है अगर इस तरह का कोई सिनेरियो पैदा होता है। करंट सिचुएशन में आपने बहुत सारी जगहों पे देखा जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कॉल दी, पूरे पाकिस्तान में लोग उमड़ के बाहर आ गए। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पर भी ऐसा कोई जलसा, कहीं पे ऐसा प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया क्या? अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो क्या कामयाब हो सकते हैं? हैदर, बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। पब्लिक को गैदर करना यकीनन इस वक्त बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्कि जो दोनों बड़ी जमातें हैं वो भी इस लेवल पे पब्लिक को इकट्ठा कर नहीं पाई। अभी तक कोई बड़ी गैदरिंग हम गुज़िश्ता 2 सालों में किसी भी जमात की तरफ से, जिसे हम मिसाली गैदरिंग कहें, हम देख नहीं पाए हैं। और ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल दर हकीकत तंजीमी स्ट्रक्चर से मरबूत है कि आपकी पार्टी का तंजीमी स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल पार्टी की तंजीम साजी होती रहती है, वक्तन फ़वक्तन होती रहती है, और उनका एक पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद है। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद है। और रही बात पब्लिक को गैदर करने की, तो ये जो आपकी ज़ैली तंजीमें हैं, जो ज़िली सतह पर, जो डिविजनल सतह पर, जो यूसी लेवल पर, जो तहसील लेवल पर आपकी तंजीमें हैं, उनका काम होता है कि वो पब्लिक को मोबिलाइज़ करें, पब्लिक को सड़कों पर लेकर आएँ। और ये उनका इम्तहान भी अब शुरू होने वाला है, चूँकि कहीं ना कहीं से ये कॉलें दी जा रही है, पब्लिक को ये कॉल दी जा रही है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये कॉल्स दी जा रही है। और अब जाकर टैक्सेशन का मामला भी काफ़ी सेंसिटिव है, और खबरों में मैं टैक्सेशन की तरफ आऊँगा। तंजीम साजी की आप बात कर रहे हैं तो एक सवाल जो है वो यहाँ से आपसे करना चाहूँगा। तहरीक इंसाफ हमेशा तंजीम साजी के मामले में हमेशा मुश्किलात का शिकार रही, और आपने पहले भी, इससे पहले भी आपके नॉलेज में, आपके इल्म में है कि तंजीम साजी के दौरान काफ़ी लॉबिंग हुई जिससे तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर बहुत नुकसान हुआ। अभी भी खबरें ये हैं क्योंकि तंजीम साजी में सदर तो तहरीक इंसाफ का है, चीफ मिनिस्टर साहब अभी प्रेसिडेंट हैं, सूबाई सदर हैं, और जनरल सेक्रेटरी जो है ना, वो उनका कोई खबरें थी कि नोटिफिकेशन होने वाला था, अचानक से रुक सा गया है। बल्तिस्तान से कोई साहिब थे, कोई उनका नाम फाइनल हो गया। जी, आपने खबर खुद ही दे दी है बल्तिस्तान से कोई साहब, तो ये खबर मैं देने वाला था, लेकिन हैदर भाई ने अपने ही सवाल में जवाब क्यों सर रुका? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, रुका हैदर भाई, ऐसा है कि जब कभी कोई जमात बरसर इक़्तिदार आती है, तो जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसमें ये जो पार्टी के अंदर लॉबिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और तंजीमी ओहदों के लिए भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में रूलिंग जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और यहाँ पर ओहदों के लिए काफ़ी तकमपेल चल रही है, और लोग लॉबिंग्स कर रहे हैं, और लॉबिंग्स होनी भी चाहिए और होती भी हैं तमाम जमातों में, चूँकि एक डेमोक्रेटिक एक पार्ट है, जमहूरी हिस्सा है, और ये तमाम जमातें यकीनन जमहूरियत की दावेदार हैं, तो वहाँ पर इस तरह की लॉबिंग होती रही, लेकिन इन पॉजिटिव वे होनी चाहिए जिससे जमातों को नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरह आपने कहा, माजी में बहुत शदीद रहे अख्तलाफात, कारकुनों के माबेन ओहदों के हसूल के लिए काफ़ी जदोजहद भी होती रही। और इस वक्त जो अभी आप फरमा रहे हैं कि सदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहतरम खालिद खुर्शीद साहब हैं, जो कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी हैं, और पार्टी का पोर्टफोलियो भी उनके पास है। और जनरल सेक्रेटरी के हवाले से हमारी इतलात ये हैं कि अब शुरू से ये चलता रहा है तमाम पार्टियों में कि अगर सदर गिलगित रीजन से हो या दियामर रीजन से हो, तो जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब बल्तिस्तान डिवीज़न से किया जाता है, जिसकी मिसाल हमें पाकिस्तान पीपल पार्टी से मिलती है कि सूबाई सदर जनाब अमजद साहब हैं, तो फिर यहाँ से इस्माइल साहब को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने अपनी काबीना में रखा हुआ है। और अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, सूबाई सदर हफीज़ुर रहमान साहब और जनरल सेक्रेटरी का अहदा यहाँ पर है। तो इस तरह का कोई फार्मूला मेरे इतलात के मुताबिक सेट किया जा रहा था कि जनरल सेक्रेटरी का जो अहदा है वो बल्तिस्तान डिवीज़न को दिया जाए, और अनकरीब मामला तय भी होने लगे थे। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस पार्टी अहदेदारों की तरफ से, खासतौर पर जो सीनियर पार्टी अहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से काफ़ी रिजर्वेशंस का सामना करना पड़ा, जिसकी बिना पर अब ये नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। अब यकीनन इस नुक्ते को भी लेकर काफ़ी बहस चल सकती है और काफ़ी गर्मा गर्मी हो सकती है। क्या आपकी इतला है कि रोक दी गई है या किसी मिनिस्टर को यहाँ तलब किया गया मशावरत के लिए? यकीनन रोक दिया गया है, और मिनिस्टर के जाने की भी इतला है यहाँ से? जी बिल्कुल इतलात हैं, और उनसे मशावरत भी की जा रही है, और इस उनसे वजह पूछा भी जा रहा है, चूँकि तमाम इस वक्त जो वज़रा हैं वो काफ़ी हद तक इस मामले को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं, खासकर बल्तिस्तान के वज़रा। तो मुस्तक़बिल करीब में इस हवाले से कोई ख़बर आपको सुनने को मिल सकती है कि काफ़ी हद तक पोर्टफोलियोज़ में तब्दीली की गई है, और जिस तरह बाकी
जमातों में पोर्टफोलियोज की तब्दीली हम देखते रहे वक्तन फ़ौक्तन, लेकिन सूबाई काबीना वही रही है। यहाँ पर आप डिविजनल लेवल पे भी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं मुख्तलिफ डिवीजन्स में, बल्तिस्तान डिवीजन के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली लेवल पे भी चीज़ें तब्दील होने की कोशिश हो रही है। तो जो अभी आपने जो सवाल किया, चुपता हुआ सवाल, कि फ़िलहाल वो अभी मरहला जो है वो रोक दिया गया है और वो मेरे ख्याल में रुका ही रहेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी बड़ी तगड़ी है और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो शदीद इख्तियार किया हुआ है। इलेक्शन जो ज़राए से हमें ख़बरें आ रही है, इलेक्शन वफाक के साथ होने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के, या तो वफाक के साथ होंगे या एक आध महीना आगे पीछे हो सकता है। तो सवाल जो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इलेक्शन की गहमा गहमी भी नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना बड़ी कोशिशें करती नज़र आ रही है, तो खलकों की सियासत पे गहरा नज़र है। तो बल्तिस्तान के खलकों में अगर आप ज़रा आपकी नज़र क्या है, आप क्या समझते हैं जो हालिया जो हुक्मरान हैं जो खलकों में जीत के आए हैं, क्या अगर इलेक्शन हो जाते हैं वफाक के साथ तो किस पार्टी की कितनी स्ट्रेंथ होगी और कौन कौन किन खलकों से मजबूत उम्मीदवार की सूरत में नज़र आएगा, आप क्या समझते हैं? देखें, इस वक्त जो हुकूमत में हमारे वज़रा हैं उनकी कारकर्दगी तो सिफर से भी नीचे है और उनको मैं दोबारा आता हुआ देख नहीं पा रहा हूँ। वो पहले आए थे और ये उनकी गुड लक भी थी और आवाम ने एक नया चेहरा देखना चाहा और आवाम को ये तवक्को थी कि नए चेहरे तब्दीली लेकर आएंगे। कारकर्दगी जो है बेहतर नहीं थी और आवाम जो है, आवाम की अगर आप आवाम के पास दोबारा जाना है तो आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। अभी तक तो कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। कुछ वज़रा हैं जिनको पब्लिक जानती है, जिनके नाम जानती है, जिनके काम जानती है, जिनके पोर्टफोलियोज जानती है। कुछ वज़रा तो ऐसे हैं जिन्हें शायद गिलगित में कोई ना जानता हो, बस उनके पास गाड़ी है, उनके पास प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के मज़े ले रहे हैं। बाकी अवामी मुफाद का कोई काम नहीं हो रहा। अवामी मसाइल जो कि तू हैं, लोड शेडिंग का दौरानिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आटे के वसूल के लिए हम सेल पॉइंट्स पर लोगों को खजल होता हुआ, ख्वार होता हुआ देख रहे हैं। दक्कम पेल जारी है। अच्छा, सड़कें कुछ तो बन गई हैं लेकिन कुछ जो राब्ता सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और कुछ दावे थे अपना बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के हवाले से, वो भी जो के तू हैं। तो ऐलानात तो बहुत ज़्यादा है, ऐलानात पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन अगर हम इक़दामात की बात करें, कारकर्दगी की बात करें, मैं आपको यहाँ रोकने की जसारत कर रहा हूँ। मेरा सवाल जो है वो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ओवरऑल खलकों से अगर हम गांचे शुरू कर लेते हैं, आपके लिए मैं सवाल को और आसान करता हूँ। अगर हम गांचे से शुरू करते, गांचे का किरदार हमेशा रहा है, जब भी हुकूमत बनती है सूबाई हुकूमत, गांचे का किरदार रहा है। तो पिछले हुकूमतों में जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने गांचे की तरक्की के लिए बड़ा काम किया। क्या अभी के मिनिस्टर कोई काम आपको नज़र आ रहा है? अभी मिनिस्टर्स कौन है जी गांचे से? पहली बात तो ये, एक तो मिनिस्टर साहब हमारे पावर के मिनिस्टर साहब। ठीक। माजी में जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे तो सीनियर पॉलिटिशियंस थे, सनाई साहब, जाफ़र साहब और मोहतरमा आमिना अंसारी साहिबा। और इस वक्त जो हम बिल्कुल नए चेहरे देख रहे हैं, जिस तरह आपने मोहतरम इज़्ज़त माब हाजी हमीद साहब की बात की, मुश्ताक साहब की बात की। माजी में बड़ा शानदार काम हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत और हमने देखा बड़े ब्रिजेस बने हैं, बड़ी तरक्की हमने गांचे में देखी। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, गांचे बहुत अहम डिस्ट्रिक्ट है, 3 सीटें वहाँ से आती हैं और वो 3 सीटें डिसाइड करती हैं कि किसकी तरफ जाना है और वहीं हुकूमत बनाने में उनका बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन इस बार गांचे की आवाम काफ़ी फ्रस्ट्रेट है। गांचे में कोई काम हमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी काम। इवन हाँ, कुछ ठेकेदारों को ठेके मिल रहे हैं तो उसको हम डेवलपमेंट में नहीं गिन सकते हैं। अवामी मुफाद का कोई काम गांचे में हमें नज़र नहीं आ रहा। कोई नया ब्रिज बनता हुआ, कोई नई सड़क बनती हुई या कोई इस्लाहाती कोई काम, इस तरह कोई काम हमें नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कभी कभार तकरीबात होती हैं तो बड़ी अच्छी तकारीर जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं वो करते हैं और आवाम को अच्छा एंटरटेन करते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं है अमली तौर पर। और अब भी वक्त है, चूँकि 2 साल गुजर चुके हैं, 3 साल आपने मज़ीद हुकूमत में रहना है। और जिस तरह कहते हैं कि कुर्सी किसी की नहीं होती और जो कुर्सी आपको मिलती है, इक़्तिदार आपको मिलता है, ताकत आपको मिलती है, तो आपने उस ताकत को, उस इक़्तिदार को, उस इख्तियार को आवाम के लिए इस्तेमाल करना है। चूँकि आवाम आपको काफ़ी पुरुमीद होकर असम्बलियाँ भेजती है, असम्बली फ्लोर में भेजती है। और अगर असम्बली फ्लोर में जो मेरे गिलगित के जर्नलिस्ट दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, वो मेरी यकीनन बात को सेकंड करेंगे कि असम्बली में अपने इलाके के मसाइल के लिए किसने कितना बोला है। ज़रा असम्बली की कार्रवाई आप मंगवाएं, पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि आपके नुमाइंदों ने, हमारे नुमाइंदों ने असम्बली में हमारी नुमाइंदगी का कितना हक़ अदा किया। असम्बली तो मछली बाज़ार की तरह लगता है। जब भी आपको उनके अंदर डिबेट होती है, एक दूसरे पे तानाज़नी और गैर
मैं कहता हूँ अखलाकी जुमलों का तबादला। खैर ये हमारी किस्मत रही और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमेशा इसी तरह चीज़ों की नज़र रही है। एक सवाल जो है बल्दियात से हैं और बल्दियात के वज़ीर से। मैंने जब आपसे सवाल किया तो आप हंस पड़े। आपने कहा कि हमारे हमीद साहब जो है क्या मिनिस्ट्री में हैं। आपने तंजिया कहा या आपको इल्म नहीं था, लेकिन अब्दुल हमीद साहब से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, हमारे अच्छे दोस्तों में शुमार होता है वो। तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हमीद साहब? क्या इसके लिए कोई संजीदा नज़र आ रहा है ना होने की? बल्दियाती इंतखाबात काफ़ी अरसे से नहीं हुए, ना इनके लिए कोशिशें नज़र आ रही है। अच्छा, इसकी वजह से मैं सवाल मुकम्मल करूँ, जिसकी वजह से आम आदमी तक जो समरात डेवलपमेंटल होते हैं, छोटे छोटी चीज़ें, गली मोहल्लों की जो गलियाँ पक्की होती है, नहरें पक्की होती है और बहुत सारे मसले आम आदमी के होते हैं, वो बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से वो चीज़ें आवाम को वो समरात नहीं पहुँच रही। तो क्या इसके लिए कोई संजीदा नौयत की कोई बात होती नज़र आ रही है या कोई ऐसी चीज़ जो आपके इल्म में हो? क्या कोई ख़बरें हैं इस हम हवाले से? मुझे तो याद नहीं कि आखिरी बार बल्दियाती इंतखाबात कब हुए थे, शायद आपको भी याद ना हो। लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में गालिबन हुए थे और उसके बाद इस्माइल साहब गालिबन वज़ीर बल्दियात रहे। वो भी बार बार बयानात देते रहे कि बल्दियाती इंतखाबात हम करने जा रहे हैं, इस माह करने जा रहे हैं, अगले साल करने जा रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी हुकूमत में भी इसी तरह की सूरत हाल रही और हाजी हमीद साहब ने शिगर में हमारे दोस्त आबिद शिगरी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मुझे अभी भी याद है। और उन्होंने, उनका पहला इंटरव्यू गालिबन था, उन्होंने कहा था कि इंतखाबात मैं करने जा रहा हूँ अगले साल। उन्होंने डेट भी दे दी, लेकिन उस डेट को गुजरे हुए अब कई साल गुजर चुके हैं और बज़ाहिर कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। और अखबारी तराशे में कुछ कल आपने हम जब प्रोग्राम का स्केच बना रहे थे तो ये डॉन की स्टोरी है जमील नगरी साहब की। इसमें भी उन्होंने हवाला दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। और अगर हम रोज़नामा K2 की ख़बर की बात करें, ये ख़बर छपी है जनाब 20 जनवरी 2021 को कि गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल और पंजाब मॉडल पर इंतखाबात करने के हवाले से गौर किया जा रहा है। और अगली ख़बर अगर मैं आपको दिखा सकूँ हालिया दिनों की, ये ख़बर है जनाब रोज़नामा K2 की 28 दिसंबर 2021। सीनियर सूबाई वज़ीर राजा ज़करिया खान मखून ने कहा कि 2022 में गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। इस मकसद के लिए पहली मरतबा यहाँ बल्दियाती एक्ट बनाया जा रहा है। अब तो मेरे ख्याल में 1 साल गुजर चुका है और बल्दियाती एक्ट शायद तैयार भी हो गया होगा। अगर आप राजा साहब से हम ज़रूर पूछेंगे कि बल्दियाती एक्ट कहाँ पहुँचा है, क्या तैयार हुआ है, नहीं हुआ है, क्या आप उस पर बैठे नहीं बैठे। काबीना में यकीनन बातें डिस्कस हुई होंगी। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ लोगों के बयानात इस वक्त मेरे अखबारी तराशों की शक्ल में मौजूद हैं, जो सब ने कहा हुआ कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे, लेकिन कहाँ हो रहे हैं, खला में हो रहे हैं, ज़मीन में हो रहे हैं, आसमान में हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। और बज़ाहिर इस वक्त नज़र भी नहीं आ रहा बल्दियाती इंतखाबात होते। आपने सही दुरुस्त फरमाया कि बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से जो आम आदमी के मसाइल हैं वो दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। चूँकि बल्दियाती इंतखाबात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना था कि हमारे फंड्स हमें मिलते, मोहल्ले लेवल पे, गली तहसील लेवल पे, यूनियन लेवल पे जो फंड्स की तकसीमात है वो बेहतर तरीके से होती और आवाम को बराह रास्त उसके समरात मिल जाते। और इतने अरसे से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए तो बल्दियाती फ़ंड कहाँ जा रहा है, ये एक अलग कहानी। इस पर किसी और प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक्ट की बात कर रहे हैं, देखिए अब तो हम सुनते आ रहे हैं ये एक्ट लेकर आ रहे हैं, वो एक्ट लेकर आ रहे हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अभी एक और रेवेन्यू एक्ट की बात कर रहे हैं। अवाम सरापा एहतजाज है, शटर डाउन हड़ताल अभी रिसेंट जो अभी गुजरा जुमा, जिसे पूरा गिलगित बल्तिस्तान शटर डाउन हड़ताल की जद में रहा। तो सवाल ये है कि ये रेवेन्यू एक्ट है और टैक्सेशन है, इस पर क्या इसका आने वाला कल क्या नज़र आ रहा है? पिछले गवर्नमेंट ने भी कोशिश की लेकिन आवाम का समंदर उमट गया है। दैट इज़ वेरी नॉट ओनली डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें हर साल ये एडवेंचर कर रहा है, इससे मुझे लग रहा है ये कोई प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, वो सिंपल इम्पोज करना चाह रहे हैं आवाम के ऊपर, फिर वो पीछे हट जाते हैं। ठीक, क्या फ्यूचर है सर? रेवेन्यू एक्ट की जहाँ तक बात है, रेवेन्यू एक्ट 2022 की तो वो लागू हो चुका है और मंजूर हो चुका है, आपकी असम्बली से इत्तेफाक राय से मंजूर हो चुका है। और अब आपको यकीनन जिस तरह परसों आपने हड़ताल का तस्करा किया, अंजुमन ताजरान ने, मरकज़ी अंजुमन ताजरान स्किर्दू, गिलगित और तमाम अजला की जो ताजरान तंजीमें हैं उन्होंने इसको मुस्तरद किया और शटर डाउन हड़ताल जो है काफ़ी हद तक कामयाब रही। पहली बार हमने देखा कि दुकानें मोहल्ले लेवल पे और गली लेवल पे भी दुकानें बंद थी और काफ़ी हद तक
लोगों ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अवामी हल्के भी टैक्सेशन को मुस्तरद कर रहे हैं। आपने एक्साइज़ एक्ट 2018 का भी हवाला दिया, उस वक्त भी टैक्सेशन की बात हुई थी और मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैटेगराइज़ किया गया था कि किस कैटेगरी में कितना टैक्स लगेगा। लेकिन उस वक्त अपोजिशन का रोल हमें काफ़ी हद तक एक्टिव नज़र आया। अपोजिशन में जो लोग थे, गिने चुने लोग, उन्होंने उस पर एहतजाज किया और इस्लामाबाद में गालिबन उन्होंने धरना भी दिया और बाद इस एक्ट को, एक्साइज़ एक्ट 2018 को काफ़ी देर के लिए रोका गया। मेरी इतलात है कि 5 सालों के लिए इसे होल्ड किया गया। अब हफीज साहब ने, जी हफीज साहब के दौर में रिसेंटली और उसकी बड़ी डिबेट चल रही है। हफीज साहब ने इसका जवाब किसी प्रोग्राम में दिया, मैं दोबारा उसको यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाह रहा क्योंकि बात क्लियर हो चुकी है। अब जो एक्साइज एक्ट 2022 है, ये भी टैक्सेशन की एक नई किस्म है और टैक्स काफ़ी हद तक आप पे लागू हो चुके हैं। और यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि टैक्स मूवमेंट जब यहाँ पर चली थी तो उसमें जो मजहबी जमातें थी वो टैक्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और एक तरह से जो पूरी मूवमेंट है वो उन्होंने चलाई। इस वक्त चूँकि वो गवर्नमेंट के कलेक्शन में बैठे हुए हैं और परसों मेरी इज़्ज़त मोहतरम आगाली रिजवी साहब से भी इस हवाले से मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे सवाल किया था कि केवला टैक्सेशन की बात चल रही है और टैक्स लागू होने जा रहे हैं तो आपकी जमात का क्या लाएअमल है। तो उन्होंने इस पर ये फरमाया था कि वज़ीर आला से उनकी बात हुई है, वज़ीर आला ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं और आवाम 2018 में टैक्सेशन को मुस्तरद कर चुकी है। ये आगा साहब के जुमले थे और अब भी आवाम जो है टैक्स को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया, यानी कि बाहर से जो होटल वाले आते हैं, बाहर से जो इन्वेस्टर्स आते हैं, उन पर टैक्स के काफ़ी हद तक वो हामी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आवाम पर इस वक्त बराह रास्त टैक्सेस के आवाम ने इस फैसले को मुस्तरद किया है। और आपको फिर मैं रोक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो आप कह रहे हैं कि आगा साहब का भी रेफरेंस आपने दिया, आपकी गुफ्तगू भी उनसे हुई थी, उन्होंने कहा कि जो बाहर से आने वाले लोग के ऊपर जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर टैक्स हम लागू कर रहे हैं। तो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान जो है ना वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। वो जो चीज़ है वो आवाम तक पहुँचा क्यों नहीं पा रहे हैं? उनको कहना चाहिए, बताना चाहिए, ये क्यों क्लैरिटी नहीं आ रही है? गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी प्रेस रिलीज की सूरत में आपको मुख्तलिफ मीडिया चैनल के थ्रू आवाम तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आपके ऊपर नहीं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स के ऊपर ये टैक्स इम्पोज होने वाले हैं। देखें, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने बात की कि जो हुकूमती तर्जुमान है या सूबाई तर्जुमान है, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो हुकूमती कारकर्दगी आवाम तक पहुँचाए। वो तो पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो असल इक़दामात हैं हुकूमत के, जो उनके तर्जुमान हैं, दर्जन बर तर्जुमान हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये टैक्सेशन आवाम को समझाए। इस वक्त आम आवाम को टैक्सेशन के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है। ताजिर बरादरी इसे कंडेम कर रही है, सिविल सोसाइटी इसे कंडेम कर रही है, लेकिन आम लोग, जो आम पब्लिक है, वो भी टैक्स के हाथ में नहीं है। वो कि किसी न किसी बात पे हम टैक्स दे रहे हैं और उसका शायद आम पब्लिक को नहीं पता। इस वक्त जो बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बाहर के जो बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, उन पर टैक्स लगना चाहिए। ये भी मेरे ख्याल में तमाम फोरम्स का मुश्तरका मुतालिबा है। लेकिन जिस तरह आपने अपने ही सवाल में बहुत खूबसूरती से उसका जवाब भी दिया है कि ये जिम्मेदारी हुकूमती तर्जुमानों की है कि वो हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनके मुताल्लिक़ आवाम को कम से कम समझाएं, अपने डिजिटल मीडिया साइट्स पर समझाएं, आवाम के पास जाएं। इस वक्त आवाम के पास कोई भी नहीं है। आवाम के पास कौन इस वक्त आ रहा है? जो मिनिस्टर्स हैं, क्या वो आवाम के सामने हैं? कुछ मिनिस्टर्स हैं जो इस वक्त आवाम के साथ वक्त गुजार रहे हैं। मैसम काजिम साहब को मैं तस्करा लाजमी तौर पर करूँगा, जो आवाम के साथ वक्त गुजार रहे हैं, अपने हल्के में कायम दे रहे। राजा नासिर साहब भी नज़र आते हैं आवाम के दरमियान। प्लानिंग की फेलियर है और डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक प्लानिंग्स होती है, दो सतून है, ब्यूरोक्रेट्स और। आपने बहुत अच्छी बात की है, बल्कि ये सवाल नहीं, इसको आपकी इस बात को मैं दोबारा रिपीट करूँगा। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेटजीज़ हैं और हुकूमत कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ही चला रही है। अवामी नुमाइंदे तो बस एक तरह से रबड़ स्टैम्प बने हुए हैं, वो नजर आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत हमेशा रहे हैं उनकी इज़्ज़त में। अंजुम साहब, लास्ट के 2 क्वेश्चन है और एक तो डेवलपमेंट के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चरल टेंडर्स काफ़ी अरसे से नहीं हुए हैं। पहले लास्ट के इलेक्शंस हो रहे थे तब रुके रहे हैं, उसके बाद 1-1.5 साल जो PTI की गवर्नमेंट थी, टेंडर्स, PC1 अप्रूवल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स। अब जब अप्रूवल्स आगे कुछ टेंडर्स हो रहे हैं तो ठेकेदार बरादरी सरापा एहतजाज है, रिलीज़ नहीं है, रिफंड्स नहीं है। सुनने में आ रहा है कि जो ख़बरें हैं वो इस वजह से हैं, अभी जो फेडरल की तरफ से रिलीज़ नहीं आ रहे, डेवलपमेंटल रिलीज़ नहीं अभी मौसूल हुई सूबाई हुकूमत को। CM साहब नहीं गए PM साहब को रिसीव करने के लिए। ये सास बहू की लड़ाई झगड़े में आवाम पिस जाएंगे, आवाम पिस रही जी, ठेकेदार रुल जाएंगे, मार्केट तबाह हो रही है। आप क्या समझते हैं, ये क्या किरदार अदा नहीं करना चाहिए हफीज़ साहब को, अमजद साहब को, CM साहब को? इन सबको चाहिए कि ये 15 से 20 लाख की आबादी इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये हम डिपेंड करते हैं फेडरल के ऊपर। सही बात।
तो क्या खबरें हैं, सही, क्या ये सही जो क्या तबसरे हैं? पहले तो मैं कंफ्यूज ये हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबे कौन से चल रहे हैं। ये तो अपने हमारा तामीरात के वजीर हैं, तामीरात के वजीर, उन्हें बताना चाहिए कि कितने तामीरात के काम चल रहे हैं और वो इस हवाले से ठेकेदार बरादरी के मसाइल हल करने के लिए कितने इकदाम कर रहे हैं, चूँकि वो खुद भी एक ठेकेदार ही हैं और रहे हैं। इस हवाले से भट्ट साहब ने एक स्टोरी डेली सलाम के लिए की है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। एग्जैक्टली। रोज़नामा सलाम की जो सुर्खी है, शेयर सुर्खी, उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मंसूबों के बकायाजात 1.25 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। ये एक अलार्मिंग बात है कि जो आपके पहले की जो स्कीमें चल रही हैं उनके बकायाजात 1.25 अरब हैं। और आगे ख़बर के जो मंदरजात हैं उसमें कहते हैं, गुज़िश्ता अदवार में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत करने वाली सियासी जमातों ने महज अपने वोटरों को खुश करने के लिए अपनी औकात यानी अपने मुकर्रर बजट से दुगनी स्कीमें रखी। जितना आपका बजट था उससे दुगनी स्कीमें आपने रखी और वो स्कीमें कागज़ पर नज़र आई और उसके अखराजात, यहाँ ने कुछ लोगों ने काम भी यकीनन किया होगा, तो उसकी पेमेंट नहीं हुई। और आगे लिखते हैं जी, सूबाई हुकूमत दस्तियाब फंड से मुकम्मल हो सकने वाली तरक्याती स्कीमों को तरजीह देने के बजाय अवाम में मकबूल होने के लिए अंधाधुन फरमाइशी मंसूबे भी रख रही है। ये बड़ी अहम बात इस खबर में है और ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। यकीनन भट्ट साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करते हैं कि जो आन गोइंग स्कीमें हैं उनके रिलीज़ देने के बजाय आप नई स्कीमें मुतारिफ़ करा रहे हैं, अपने वोटर्स के लिए स्कीमें मुतारिफ़ करवा रहे हैं, अपने वेल विशर्स के लिए स्कीमें मुतारिफ़ करवा रहे हैं। तो पहले ही आपका जो 1.25 अरब का जो खसारा है, जो बकायाजात हैं, उन्हें आप अदा नहीं करेंगे और नई स्कीमें आप देते रहेंगे तो यकीनन रिलीज़ आप कहाँ से देंगे, आपके पास इतना बजट है नहीं। और जिस तरह आपने सास बहू के झगड़े की बात की, वफाक ने फंड्स में कटौती की है, तो ये सवाल कई बार हमने हुकूमती नुमाइंदों से ही पूछा है। वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान ने भी अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालिबन इसका हवाला दिया था कि वफाक फंड्स काट रहा है। अब ये वफाक तक हमारी रसाई नहीं कि हम वफाक से पूछें कि हमने कितनी कटौती की है। जी अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, और तमाम सुनने वाले नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। और हमने आज के प्रोग्राम में कोशिश की कि जो हॉट एंड बर्निंग इश्यूज़ है उसके ऊपर कुछ बातें करें और उन पर कुछ तबसरे करें, तज्ज़िये करें। मुबश्शिर हसन हैदर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे।